सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीची द स्मॉल बॉय एंड आई एम टीची। आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इसका पार्ट 1 है आज, लेकिन हम थोड़ी सी ज्यादा बात कर लेंगे आगे तक की। पार्ट 2 को जब देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कहानी के बारे में। तो हिस्ट्री आपको जैसा कि पता है एक कहानी है, और इस कहानी में हम आ गए हैं रशिया में। तो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट जार निकोलस टू। देन हमारा कैरेक्टर है कार्ल मार्क्स, जिसका कोई रोल नहीं है स्टोरी में, बट उसकी जो थिंकिंग और उसके जो आइडियाज हैं वो बहुत मैटर करते हैं स्टोरी में। देन हमारा थर्ड है मेन कैरेक्टर है व्लादिमीर लेनिन, और चौथा है जोसेफ स्टैलिन। ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जार निकोलस टू के बारे में। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, रशिया रोमनोव डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। रोमनोव डायनेस्टी जो है उसका उस टाइम पे राजा 1894 में जार निकोलस टू असेंड हुआ था, यानी कि जार निकोलस टू थ्रोन पे बैठा था रोमनोव डायनेस्टी की तरफ से, और उसने 1917 तक रूल किया। उसका रूल 1917 में खत्म हो गया। ऐसा क्यों, हम बाद में पढ़ेंगे। आगे पढ़ लेते हैं पहले कि रशियन सोसाइटी के उस टाइम क्या हाल थे। रशियन सोसाइटी में बात करें तो उस टाइम पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन था, यानी कि मेजॉरिटी जो लोग थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे, और कैथोलिक्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स भी प्रेजेंट थे, बट काफी स्मॉल नंबर में। तो आगे बात करें, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। ओके, एग्रीकल्चर बिल्कुल मेन ऑक्यूपेशन था। और मैं आपको एक अलग से फैक्ट बताना चाहूंगा कि 85% जो एग्रीकल्चर है, मतलब 85% ऑफ रशिया वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, 85% ऑफ रशिया डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। यू कैन इमेजिन, बहुत ज्यादा होता है 85%। तो कुछ अदर ऑक्यूपेशंस भी थी वहां पे, जैसे कि रशिया में फैक्ट्रीज और क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी, वो बहुत ही स्मॉल नंबर में थी। 85%, अगर आप 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना बचेगा? 15% में होती। और मोस्ट ऑफ देम आर ओनली फाउंड इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है और मॉस्को की सिटी है, बस वहीं पे वो क्राफ्ट वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज मिलती थी। बाकी मोस्टली कहीं पे फैक्ट्रीज या क्राफ्ट वर्कशॉप्स नहीं होती थी। बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन था पीजेंट्स और वर्कर्स के ऊपर उस टाइम, जैसे कि डिसमिसल्स और वर्कर्स। यानी कि डिसमिसल्स का मैं आपको ऐसे मतलब समझाता हूँ। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको वहां से बिना किसी रीजन के पहले ही दिन बाहर निकाल दिया जाए, मतलब ये कह दिया जाए कि यू आर फायर्ड, और किसी आप रीजन पूछना चाहो बट आपको कुछ रीजन बताया ना जाए, सो दिस इज लाइक डिसमिसल। उन्हें ऐसे ही डिसमिसल दे दिया जाता था कि आपको आगे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी की बहुत दिक्कत थी, टेंशन थी, क्योंकि ये कैपिटलिज्म था। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का सीधा सीधा ये मतलब है कि नोबिलिटी और क्लर्जी, यानी कि जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि नोबिलिटी और क्लर्जी के पास मोस्ट ऑफ द लैंड था, जो पीजेंट्स जिस पे काम करते थे वो लैंड उन्हीं के पास नहीं था। हाउ कूल इज दैट उनके लिए। आगे बात कर लेते हैं पुअर वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स, ऑब्वियसली। तो पुअर वर्किंग कंडीशंस में मैं आपको बताऊं कि वो एक छोटी सी डॉर्मेट्री में रहते थे, एक छोटी सी धर्मशाला के टाइप की जगह पे रहते थे, जहां उन्हें एक हॉल दिया जाता था, और उस हॉल में बहुत सारे बेड्स डले होते थे, बिल्कुल कंजस्टेड एरिया था, नो सैनिटेशन। इन सब चीजों से आप समझ ही गए होंगे कि वर्किंग कंडीशंस कितनी पुअर थी, कितनी ज्यादा पुअर थी, और उनके ऊपर उन्हें वेजेस लो मिलती थी। और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह क्यों जो
वो प्राइसेस हैं वहाँ के एसेंशियल्स के वो बढ़ गए, और वर्कर्स की जो बिल्कुल फिक्स्ड क्वांटिटी में जो उन्हें वेजेस मिला करती थी वो कैसे उनके लिए भारी पड़ने लग गई। तो फिक्स क्वांटिटी में अगर वेजेस हैं और अभी जो रेट है उन्हीं के हिसाब से वो वेजेस सेट की गई हैं, लेकिन अगर आगे कभी प्राइसेस बढ़े और अगर फिर भी आपकी वेज ना बढ़े तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसेंशियल्स को लेने में आपको दिक्कत आ सकती है उस वजह से, क्योंकि वेज तो उतनी है ना जितनी पहले प्राइसेस थे उस हिसाब से सेट। इसलिए वर्कर्स को एसेंशियल्स लेने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। दैट्स द पॉइंट। आगे आगे हम इस वीडियो को ही रैप अप करते हैं, और आगे की बात हम अगली पार्ट में करेंगे, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।